पूरे देश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की चर्चा हो रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 खत्म हुआ और अब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और वक्फ के नाम भी बदल दिए गए। अब नाम है वक्फ यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद। हमारे साथ बिहार वक्फ बोर्ड के तहत ही संचालित होने वाले वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन भागलपुर 159 के मुतवल्ली हैं सैयद शाह फखर आलम हसन साहब। इस पूरी जो व्यवस्था है जो बदली गई है उसको वो कैसे देखते हैं और वक्त में क्या बदलाव होंगे उस पर बातचीत करेंगे। अब तो नए कानून के तहत आप लोगों को अब चलना होगा। अब इस नए कानून के आने के बाद से क्या आप लोगों के लिए आसानी हो गई है, मुश्किलें हो गई है, क्या चेंजेस देखते हैं आप? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना होगा तमाम वक्फ के ज़िम्मेदारों को कि जो जिस काम के लिए वक्फ किया गया था और जिस काम के लिए वक्फ डीड बनी थी उसके मुताबिक उनको काम करते रहना है जैसे पहले वो काम कर रहे थे। और वक्फ की जो बुनियादी यानी वक्फ की जो बुनियाद है वो यही है कि कौम की, मिल्लत की, नादार, असहाय, गरीबों की खिदमत करना और समाज के गिरे हुए और पीछे पायदान पे खड़े रह जाने वाले लोगों को इमदाद फराहम करना, यही मेन काम है। वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, ईश्वर की खुशनुदी हासिल करने के लिए। और ये पूरा का पूरा एक मज़हबी मसला है, एक धार्मिक मैटर है। वक्फ जो है वो उसकी बुनियाद इसलिए होती है कि कोई इंसान जिसकी अपनी ज़ाती मिल्कियत और अपनी जायदाद जिसका वो मालिक होता है वो खुदा की राह में उसको वक्फ कर देता है कि इससे आने वाली आमदनी फ़लाँ फ़लाँ मद्दात में ख़र्च होनी है। और इसमें सबसे बड़ा एक जो अहम पॉइंट वो ये है कि जो डोनर होता है, जो वाकिफ़ होता है, वो तय करता है कि हमारी आमदनी किस किस मदों पर ख़र्च होनी है। तो उसको देखते हुए आज भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट भागलपुर, ये आज से नहीं बल्कि 1872 में हमारे पूर्वजों में से सैयद शाह इनायत हुसैन साहब ने इसको वक्फ अलल औलाद किया। लेकिन उसमें बहुत सारे चैरिटेबल मद्दात हैं और चैरिटेबल ये एक संस्था 1872 से काम कर रही है। इसका काम है कि अगर कभी आपदा आ जाए, लोग बाढ़ से त्रस्त हों, उनको खाना खिलाना, शेल्टर देना, जो गरीब हैं उनकी मदद, जाड़े के वक्त में कपड़े, गर्म कपड़े और कंबल वगैरह बांट कर वितरण करके उन तक राहत पहुंचाना, चौक चौराहों पर आलाव जलाकर राहगीरों को आराम देना। और इसी तरह से हमारे यहाँ हर हफ्ते मेडिकल कैंप लगता है जिसमें तकरीबन 100 के करीब मरीज़ आते हैं और उनको फ्री चेकअप और फ्री दवाएं दी जाती हैं। और रोज़ाना जो यहाँ हमारे यहाँ बैठते हैं वो तावीज़ का सिलसिला रहता है जिससे भी लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। तो गैर मुस्लिम भाई दर्जनों की तादाद में रोज़ाना अक़ीदत के साथ आते हैं। आज से नहीं, अपने दादा के ज़माने से हम देख रहे हैं, उनके पूर्वजों के ज़रिए से ये काम भी होता रहा। फिर हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा के लिए इंतज़ाम है जहाँ 150 बच्चे तकरीबन हमारे यहाँ 3 मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, जिनके रहने का, खाने का, पीने का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी तालीम का, अच्छी तरबियत का सब का ख्याल रखा जाता है। और ये आज से नहीं, ये भी 1872 से ही काम चल रहा है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि 1872 में तो वक्फ किया गया, लेकिन जो हमारी खानक़ाह पीर दमड़िया शाह तकरीबन 1038 हिजरी में यानी 400 साल हो गए, वो शाह मार्केट खलीफा बाग में हमारे पूर्वज आए और यहीं बसे और उन्होंने लोगों को बसाया। और उस वक्त से हमारे यहाँ तालीम का निःशुल्क सिलसिला चला आ रहा है। तो ये सब वक्फ के ऐसे काम हैं जिससे आवाम, जनता आम तौर पर वाकिफ़ नहीं है।
लेकिन अब जो कानून बने हैं उम्मीद नाम से, उस कहते हैं कि वक्फ की संरचना, संपत्ति के अधिकार या फिर न्यायिक प्रक्रिया जो पहले से चल रहे होते, जिसमें ट्रिब्यूनल का लास्ट फैसला माना जाता था, ये सब चेंजेस हो जाएंगे। अब जैसे वक्फ काउंसिल की बात है, उसमें 22 मेंबर होते हैं, तो उसमें से लगभग 12 मेंबर सरकार डिप्यूट करेगी उसको। उसी तरह से वक्फ बोर्ड की अगर बात करेंगे तो 11 में से 7 सरकार करेगी, और अंतिम जो डिसीजन होगा किसी भी लैंड के सर्वे का, वो कलेक्टर करेंगे। तो कलेक्टर तो रेवेन्यू का एक पार्ट होता है, सरकार का एक पार्ट होता है। ये नहीं लगता है कि ट्रांसपेरेंसी इसमें बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुस्लिम संस्थाओं और जमातों का ताल्लुक़ है, उन्होंने तो इस बिल का पूरा पुरजोर विरोध किया है। 2 सांसद सुप्रीम कोर्ट भी गए और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए हुए हैं, जहाँ से उन्हें उम्मीद है कि कुछ राहत मिल सकती है और फैसला उनके हक़ में आ सकता है। तो जाहिर है जमहूरी मुल्क है, सबको यहाँ पर हक़ है। लोग सड़कों पर भी निकल कर एहतजाज करते हैं और काली पट्टी बांध के भी एहतजाज करते हैं, और जिनको ये समझ में आ रहा है कि इस बिल से जो है वो हमारी दरगाहों को, मस्जिदों को नुकसान पहुँचने वाला है, तो मेरे ख़्याल में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ पर पटल में जो बातें आई हैं संसद में, उसमें ये कहा गया है कि जो मदरसे, मस्जिद, खानकाहें, दरगाहें हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। वक्फा यूजर, वक्फ बाई यूज़र जो हैं वो जिस तरह से थे उसी तरह से रहेंगे। हाँ, अगर किसी में कोई पहले से विवाद चल रहा है तो उसका कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन कल से कानून लागू अगर हो गया है या फिर आज से कानून लागू हो रहा है, तो ये बातें कही गई है कि जब तक कि कलेक्टर का डिसीजन उस पर क्लियर नहीं हो जाएगा, मान के चलिए सरकार से अगर किसी लैंड को लेकर के डिस्प्यूट आपका है, तो वो तब तक नहीं माना जाएगा। क्योंकि पहले ये होता था कि वक्फ में लिमिटेशन का जो लिमिटेशंस का जो ये आता था, एडवर्स पोजीशन जिसको बोलते हैं, वक्फ जब चाहे किसी भी संपत्ति को वो क्लियर कर सकती कि हमारी यह दावा कर सकता है। लेकिन अब इस कानून को नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ें कि लगभग 8.9 लाख करोड़ इनके पास संपत्तियां हैं, जिसमें से 1.25 करोड़ जो है प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूटेड है। अब उसका क्या होगा? उस पर जो ऑलरेडी पहले से सब जुडिस है मामला, आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार अपने हित के लिए और अपने फ़ायदे के लिए फैसला ले सकता है? हाँ, चूँकि एक चीज़ ये, इसका एहसास बहुत शिद्दत से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को हो रहा है कि 2014 के बाद जो लोग इक़्तिदार में हैं, केंद्र में जिनकी सरकार है, उन्होंने जब भी कोई बिल लाया है उससे मुसलमानों को इत्मीनान नहीं हुआ है। हमेशा मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंची है और मुसलमानों ने उसका अपोज़ किया है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि अभी तक मोदी गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों को अपने यानी हिमायत में लेने में नाकाम रही है और उनका भरोसा जीतने में भी विफल रही है। और अब एक और ऐसा कानून जिसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ये समझ रही है कि ये मुस्लिम दानिशवरान और शरीयत के जानने वालों के मशवरों के बग़ैर तय करके उन पर थोप दिया गया है। लेकिन बहरहाल वो सरकार है, सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है तो जमहूरी मुल्क में जहाँ तक कानूनी दायरा है और उसमें अपोज़ करने का हक़ हासिल है तो उसको लोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये कि सरकारें भी जो हैं कोई ऐसा कानून नहीं ला सकती हैं जो किसी कानून के दायरे से बाहर की बात हो। इसलिए संजीदगी से इस पूरे बिल को पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कि असलन क्या चीज़ इस फ्रेम में नए संशोधन बिल में लाई गई है, उसका पूरा मुताला होना चाहिए। और उसके बाद कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि हाँ ये मुसलमानों की जायदाद छीनने के लिए एक कोशिश है, तो फिर जाहिर है कि उसके ख़िलाफ़ लोग आवाज़ उठाएंगे और सड़कों पर आएंगे और जहाँ तक उनको इजाज़त होगी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे। ये हक़ तो दिया गया है। आप कह रहे हैं कि सरकार वैसा कोई कानून नहीं लाएगी जो कि कानून या फिर संविधान के बाहर की बात हो। मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट रात में देख रहा था, आर्टिकल 14, 15 और 26 में ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद में कि कोई भी धर्म का संगठन उसका संचालन कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, वो अपनी जो कानून है उसके तहत में। तो यहाँ पर तो गैर मुस्लिमों का एंट्री होना या फिर उसके बहुमत में आना, तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं वो संविधान के आर्टिकल पर ही हमला तो है ना? हाँ, जाहिर बात है मुसलमानों का जो विरोध हो रहा है वो इसी बात पर हो रहा है। लेकिन सरकारों ने, उनकी मेजॉरिटी थी, उन्होंने इस बिल को पास कर दिया है
हमारा ये कहना है मुस्लिम कम्युनिटी से कि भाई एक दफ़ा जो बिल बन के आया है उसको अच्छी तरह पढ़ें, उसको समझें और फिर देखें, एनालाइज करें कि इसमें कौन कौन सी शिक़ें हैं, कौन कौन सी वो बात है जिससे कि डायरेक्ट हमारी जायदादों को नुकसान पहुंच रहा है। उसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। आप जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट जा कर के बात रख सकते हैं और एक डेलीगेशन बना करके प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं और उनके सामने मजबूत दलाइल के साथ बात रख सकते हैं। और जो कानून बन के आया है तो हमने अभी तक उसकी तमाम शिकों को देखा नहीं है, लिहाजा मैं उसको अच्छी तरह देख लूँ, समझ लूँ। लेकिन एक चीज़ तो ये है कि जो उन एनडीए के घटक दल थे उन्होंने कुछ बातें अपनी रखी थी, जिसमें से नीतीश कुमार वगैरह ने, जिसमें से एक बात बड़ी ये है कि वक्फ बाय यूज़र, यानी जो मस्जिद, मदरसा, खानका जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था पहले से, वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। 2025 तक जो स्टेटस उसका था वही बाकी रहेगा। और एक तरफ ये जो आवाज़ बहुत तेज़ी के साथ उठाई गई पूरे इस परिक्रम में कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, तो क्या ये मुमकिन है? ऐसा हो सकता है? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ना हुकूमतें ये करना चाहेंगी और न उम्मत इसको बर्दाश्त करेगी। अच्छा, नीतीश कुमार पर भी खूब अभी चर्चा हो रहा है और बिहार में हंगामा भी बरपा है। कल आपने देखा होगा कि जदयू के बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन उसमें से अफजल अब्बास, गुलाम गौस वगैरह सब उठ करके चले गए। नीतीश कुमार ने सुझाव दिया था कि जो ज़मीनें हैं वो राज्य के अधीन रहे, यानी उसकी मर्जी चले, और कानून जब से लागू हो उससे पहले वाली किसी भी तरह की हरकतों पर छेड़छाड़ ना हो, यानी जिसमें वक्फ बाय यूज़र है। दूसरी चीज़ें कि मस्जिद, दरगाह वगैरह ये सारी चीज़ें जो है जो पहले से ऑलरेडी वक्फ के अधीन संचालित हो रही है, उसके साथ कोई रद्दोबदल ना हो। ये तमाम चीज़ें आप हमेशा से नीतीश कुमार का पक्षधर रहे हैं, समर्थन करते रहे हैं। मुसलमान चीखते रहे, बिहार के चिल्लाते रहे और देश भर के चिल्लाते रहे कि साथ मत दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार माने नहीं और वो भाजपा के साथ इस बिल को समर्थन किए हैं। बड़ी नाराज़गी है नीतीश कुमार को लेकर के, विधानसभा चुनाव भी है। हाँ, जाहिर है कि मुसलमानों के जहन में ये बात बिल्कुल बैठ गई है कि अगर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ये लोग अगर समर्थन नहीं करते तो ये बिल जो है वो एक्ट नहीं बनता, बल्कि ये बिल पार्लियामेंट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, इसकी कहानी वहीं स्टॉप हो जाती। अब जाहिर है कि इन लोगों के ताउन से, इनके सपोर्ट और समर्थन से ये बिल बन गया है और मुसलमानों को ये पूरी शिद्दत से एहसास है कि उनके मज़हबी जो उनकी जगह हैं उसको खुर्द-बुर्द करने के लिए और उसको कब्ज़े में लेने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो आम तौर पर तो मुसलमान की धारणा यही बन गई है, लिहाजा हम नहीं समझते कि इतना कुछ हो जाने के बाद मुसलमान अब फिर नीतीश कुमार की तरफ जो है वो आने वाले इलेक्शन में देखेगा। अभी तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा का पूरा वोट जो है वो आरजेडी और कांग्रेस में, यानी यूपीए में ट्रांसफ़र हो जाएगा। माइनॉरिटी का 100% वोट जो है उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी ने जबकि बहुत काम किया, 9000 कब्रिस्तान जो उन्होंने घिरवाए और जो झगड़े होते थे कब्रिस्तान की, यानी उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा हो जाता था, उसकी ज़मीन में लोग घुस जाते थे, तो उन सब को उन्होंने ख़त्म किया। मुसलमानों को नौकरियां दी, मुसलमानों के संरक्षण के लिए काम किया और स्वास्थ्य केंद्र में काम किया, इसी तरह तालीम के मैदान में काम किया और उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ दिया, उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली की, मदरसे टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ाईं और उनको स्कूल में, आम स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर और मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों का स्केल बराबर किया। ये सब बहुत से ऐसे काम हैं जो मुस्लिम हित में नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए मुसलमानों की बहुत उम्मीद थी कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल में वो केंद्र सरकार का साथ नहीं देंगे, लेकिन पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी थी और क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने यानी इस बिल का समर्थन कर दिया और मुसलमान अभी उनसे बेजार हैं और मुसलमान जो हैं वो आरजेडी की तरफ उनका झुकाव पूरा का पूरा हो गया है। देखिए क्या होता है। बहरहाल
अब हम अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। और एक हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि क़यामत भी आ रही हो, महाप्रलय आ रही हो और तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो, तो तुम्हारा काम यह है कि रोप दो, उसको लगा दो। फल देने वाला तो खुदा है, वो निज़ाम चलाता है, वही निज़ाम चला रहा है, वही आगे भी चलाएगा। लिहाजा कानून जो भी आए, हर हाल में हमें खैर का काम, भलाई का काम, इंसानी फलाह का काम और गरीबों की मदद का काम और लोगों के जो कमज़ोर हैं उनको मजबूत बनाने का काम, अगर कहीं नफ़रत है तो उसको मोहब्बत में किस तरह तब्दील कर दिया जाए, इसके ऊपर काम, यानी अपना खैर का काम जारी रहे। और अपना वक्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह 159 को 2018 में केंद्र सरकार से इसके कामों को देखते हुए एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वक्फ़ मैनेजमेंट 2018 मिला है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बिहार सरकार को जाता है तो हमारे वक्फ़ से जाता है। तो ये इस बात की दलील है कि वक्फ़ जो है वो काम कर रहा है, वक्फ़ गरीबों का साथ दे रहा है। वक्फ़ जो है, जहाँ तकरीबन 1100 दुकानें हैं, जिससे नहीं समझते कि 10,000 परिवार से कम लोग जुड़े हुए होंगे, जिनकी रोज़ी रोटी पालन पोषण सब यहाँ से हो रहा है। तो हिंदू भी बड़ी तादाद में हैं, मुसलमान भी बड़ी तादाद में हैं और पूरे शहर के आसपास के लोग हैं। तो वक्फ़ से लोक कल्याण का काम हो रहा है। तो सरकारों को इस पर भी ध्यान देते हुए वक्फ़ का ख्याल रखना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो नया कानून आया है उसको अच्छी तरह जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वक्फ़ को बचाने और संरक्षण देने की बात आपको समझ में आएगी। इसलिए विरोध अगर आपको समझ में आ रहा, कानून के दायरे में ज़रूर विरोध करें, लेकिन इस कानून को अच्छी तरह समझें, पढ़ें और फिर देखें कि कितना ये कानून आपको सशक्त बनाने में या कमज़ोर करने में किस पहलू की तरफ ये कानून काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सिटी टाइम्स को, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। सैयद शाह फ़खर आलम हसन साहब थे, जो खानकाह पीरतमड़िया के सजादा नसीबी हैं और मुतवल्ली हैं 159 इनायत हुसैन शाह मार्केट भागलपुर वक्फ़ के। 2-3 बातें इन्होंने कही है। प्रमुख रूप से कहा कि कानून अगर बना है तो कानून को पढ़िए, समझिए, उसके बाद फिर आप कोई जस्टिस या कोई फैसले की तरफ आगे बढ़िए। देश लोकतांत्रिक है, इसलिए आप विरोध भी करिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से। और कुछ लोगों ने कहा कि वक्फ़ आज भी जो एलिगेशन लगाए जाते हैं वक्फ़ के ऊपर में कि वक्फ़ काम नहीं करता है, तो वक्फ़ काम करता है। यही वजह है कि 159 वक्फ़ इनायत हुसैन को केंद्र सरकार की तरफ से एक्सीलेंसी का अवार्ड भी मिला है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है, वहाँ आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।